तो अभी हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में बात कर रहे हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बेसिकली एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स का एक प्रकार है, और एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स उन्हें कहते हैं जो अधिकतर लोग कंप्लेन करते हैं हम लोगों को आकर कि हमें सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, पेट फूल रहा है, खाना खाने के बाद परेशानी होती है, बेचैनी होती है, डकारें आती हैं। तो ये सारे एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स के लक्षण हैं, जिसमें से एक है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का क्या मतलब हुआ कि स्टमक से कोई चीज रिफ्लक्स होके ऊपर इसोफेगस में जा रही है। मैं अभी एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें स्टमक भी है और इसोफेगस है। ये स्टमक है, ये इसोफेगस है। कोई चीज अगर नीचे से ऊपर को जा रही है, जैसे कि इस फोटो में दिखाई देगा, ये स्टमक है, ये इसोफेगस है, और ये बीच में एक स्फिंक्टर होता है, एक बल्ब होता है। अगर स्टमक में जो कंटेंट्स हैं वो इसोफेगस में जाएं, तब हम उसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, रिफ्लक्स प्रॉब्लम। अब वो डिजीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होता है। तो पहली चीज तो ये समझना चाहिए हमें कि स्टमक में होता क्या है। जो भी चीज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हवा भी सॉलो कर रहे हैं, पानी सॉलो कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो स्टमक में जाकर इकट्ठा हो जाता है। स्टमक में जिस भी तरीके की चीज हम खाते हैं, अगर वो हैवी है, अगर स्पाइसी है, अगर फैट उसमें ज्यादा है, तो वो ज्यादा समय तक पड़ा रहता है। और अगर वो लिक्विड है, उसमें फैट कम है, उसमें स्पाइसेस नहीं है ज्यादा, तो वो स्टमक से तेजी से इंटेस्टाइन की तरफ होता हुआ नीचे कोलन में निकलता हुआ चला जाता है। तो जब हम फैटी फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, ज्यादा प्रोटीनेशियस फूड खाते हैं, तब वो स्टमक में ज्यादा देर तक रहता है। अब स्टमक का काम है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, रिलैक्स करके हजम करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको पीसना, उसकी लुगदी बनाना, और धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा करके आगे इंटेस्टाइन में भेजना। जब स्टमक ये काम करता है, तो अगर स्टमक और इसोफेगस के बीच का जो वेल्व मैंने दिखाया, अगर ये वेल्व ढीला हो गया, तो स्टमक के कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से, कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ा सा जो फूड है वो ऊपर भी जाएगा, और थोड़ा सा फूड जो है वो नीचे ड्यूडेनम में जाएगा। तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का, वो है स्टमक और इसोफेगस के बीच में जो एक वॉल्व टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मल्टीपल मैकेनिज्म्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, डायफ्राम होता है, मस्कुलेचर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वो रिलैक्स कर गया है, तो स्टमक से कंटेंट इसोफेगस में जाएंगे। तो ये हुआ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। अब रिफ्लक्स जो है वो डिजीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो रिफ्लक्सेट है वो कितना टॉक्सिक है। यानी अगर रिफ्लक्सेट जो ऊपर को जा रहा है, अगर वो ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा मिर्च मसाले वाला है, उसमें ज्यादा एसिड, जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है और ज्यादा एसिड ऊपर जा रहा है, तो वो उसको सूजन कर देगा यहाँ इसोफेगस में। क्योंकि नॉर्मली इसोफेगस जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम होता है, और स्टमक जो होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। तो स्टमक से कोई चीज एल्कलाइन मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मली उसकी एसिड को सहन करने की ताकत नहीं है। तो जब एसिड उसमें पहुंचता है, तो धीरे धीरे वो सूजन करता है। और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर होता गया बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय का मतलब एक दो दिन नहीं, बल्कि कई हफ्तों, कई महीनों तक अगर एक्सपोजर डेली होता रहा इस तरीके का, तो उसमें सूजन होकर फिर जख्म से बनने लगते हैं, जिसको हम लोग इरोजन्स कहते हैं। वो इरोजन्स बाद में अल्सर्स में बदल जाते हैं। अल्सर होता है थोड़ा डीपर देन द इरोजन, अल्सर में बदल जाएगा। तो उसके बाद अल्सर कभी बनेगा, कभी हील होगा, कभी बनेगा, कभी हील होगा। ये सब होते होते प्रोसेस लंबे समय तक, 2-3 साल तक होते होते फिर उसमें स्ट्रक्चर बनने लगता है। यानी वो इसोफेगस का जो निचला हिस्सा है वो सिकुड़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर हो गया। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स
एक बात हुई। डिजीज में 3 पैटर्न अभी तक हमने बताए, सूजन होना यानी इन्फ्लेमेशन होना, इरोजन होना, अल्सरेशन होना, चौथी चीज स्ट्रक्चर बन जाना। और भी 2 चीजें हैं, एक है बैरेट्स इसोफेगस, यानी अगर लंबे समय तक एक्सपोजर होता रहे, बार बार जख्म बनते रहे, ठीक होते रहे, तो उस जगह पर प्री कैंसरस स्टेज एक हो जाती है जिसको कहते हैं मेटाप्लेजिया। इंटेस्टाइनल टाइप की म्यूकोसा जो है वो इसमें इसोफेगस में आ जाती है, उसको कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस। ये कैंसर से पहले की कंडीशन है, ये भी कई बार रिवर्सिबल है, लेकिन इसके आगे की स्टेज है कैंसर की। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज सिंपल सूजन से लेके और कैंसर तक सब कुछ में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सबको टाइम पीरियड सबका अलग अलग है। अब बात आती है कि इससे पेशेंट को कैसे पता चले कि हमें हो रहा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका इनिशियल, वो है कि सीने में जलन होना या ज्यादा डकारें आना। ज्यादा डकारें आ रही हैं, इसका मतलब वाल्व खुला हुआ है, तो स्टमक में जो हवा है वो निकल के बाहर आ रही है थोड़ी थोड़ी करके। सीने में जलन होना, इसका मतलब जो एल्कलाइन मीडियम इसोफेगस में होता है उसको कुछ एसिड भी मिल रहा है, एसिड जलन पैदा कर रहा है, तो सीने में जलन और ये हो गया। उसके बाद अगर किसी को खाना खाने में खाना अटकने लगे तो ये ज्यादा सूजन में, अल्सरेशन में और स्ट्रक्चर में और कैंसर में, चारों में ये चीज पता चलती है कि लोग कहते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो यहाँ पर दर्द होता है या अटकता सा है, अटके अटके जाता है, फिर हमें पानी पी के उसको अंदर डालना पड़ता है खाने को। तो ये इसके डिफरेंट फीचर्स हैं जो पेशेंट्स को पता चलते हैं। और इसको पता कैसे किया जाए, अगर पेशेंट को ये सब हो रहा है, वो चाहता है कि हमें पता चले कि एग्जैक्टली हमें हो क्या रहा है, तो इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन होता है, जो इजीएस्ट इन्वेस्टिगेशन जो आजकल सब जगह यूजुअली अवेलेबल होता है, वो है अपर जीआई एंडोस्कोपी। ये है अपर जीआई एंडोस्कोपी का फोटो। इसमें मुंह के रास्ते से एंडोस्कोप अंदर जाता है और उसमें कैमरे टाइप का होता है आगे, उसमें लाइट सोर्स भी होता है, कैमरा भी होता है, अंदर देखते हुए उसकी पिक्चर रिसीव करके मॉनिटर पे दिखाता है वो। तो ये इससे पता चल जाता है, अंदर तक देख लेते हैं कि कोई अल्सरेशन है, इन्फ्लेमेशन है, क्या है। जैसे इस वाले फोटोग्राफ में ये दिखा रहा है, यहाँ पर कोई लीजन है, उसको ये विजुलाइज कर रहा है एंडोस्कोप का टिप। तो एंडोस्कोपी से पता कर लेते हैं। इसके अलावा एडवांस्ड कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे मैनोमेट्री है और सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक एक्सरे होता है, बेरियम पिला के, बेरियम घोल के पिला देते हैं, उससे टेलीनेट हो जाता है, उसको बेरियम सोलो कहते हैं। तो ये अदर इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे पता चल जाता है, अंदाजा लग जाता है कि क्या हो रहा होगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इजीली अवेलेबल इज अपर जीआई एंडोस्कोपी। अब बात आती है कि हम इसको ट्रीट कैसे करें, पेशेंट को इसको रिलीफ कैसे मिले। तो पेशेंट को रिलीफ देने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी तो आजकल पेशेंट्स अपने आप ही लेके खाते रहते हैं। एसिड रिड्यूसिंग ड्रग्स के नाम से बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जितने भी ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेविप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एलेप्राजोल और रेनिटिडीन और थाइमोटिडीन, इस तरीके की सारी दवाएं ये एसिड रिड्यूस करती हैं। और कुछ दवाएं होती हैं जो प्रोकाइनेटिक कहलाती हैं, जो कि इसोफेजियल क्लियरेंस इंप्रूव करती हैं, यानी जो भी एसिड ऊपर जा रहा है उसको ऊपर ना आने दें और थोड़ा सा इस स्फिंक्टर को टाइट करके रखें। तो ये दवाइयां कहलाती हैं प्रोकाइनेटिक्स। जैसे पेरिनॉर्म है हमारा, ये लेसोराइड है और डोमपेरिडोन है, जितने भी इस तरीके की प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को टाइट करती हैं, उसकी क्लियरेंस को इम्प्रूव करती हैं। तो कई बार हमें कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, मेटोक्लोप्रामाइड और पेरिनॉर्म एक ही चीज है, मेटोक्लोप्रामाइड या डोमपेरिडोन या
लेसोराइड, इनके साथ में एक एसिड रिड्यूसिंग ड्रग का कॉम्बिनेशन जो है वो अधिकतर लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसको लंबे समय तक दिया भी जा सकता है। लेकिन रिकमेंडेशंस ये है कि अगर बहुत लंबे समय तक किसी को लेना है तो वो डॉक्टर की सलाह से ही ले। कभी कभी खाना है तो अपने आप खा सकते हैं लोग, लेकिन लंबे समय तक अगर किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है तो उसको डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। थैंक यू।